नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय सांख्यिकी के मूल तत्व। बीए पार्ट सेकंड में स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी के मूल तत्वों को पढ़ा जाता है। इससे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, बीए पार्ट सेकंड में पहला पेपर समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य पेपर है। दूसरा पेपर जिसमें आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक विचारों का इतिहास, और इसी में दूसरा विकल्प है सांख्यिकी के मूल तत्व। सांख्यिकी के मूल तत्व छात्रों, इन दोनों पेपरों में से आर्थिक विचारों का इतिहास और सांख्यिकी मूल तत्वों में से एक पेपर को विकल्प के तौर पर आपको चुनना होगा। ये पहला पेपर आपका कंपल्सरी पेपर है, समष्टि का परिचय। यह आप सभी छात्रों को आवश्यक रूप से पढ़ना है तथा दोनों पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास और सांख्यिकी के मूल तत्व, इन दोनों में से आपको एक विकल्प के तौर पर चयन करना होगा। यदि आप आर्थिक विचारों का इतिहास विकल्प के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आर्थिक विचारों का जो इतिहास है, इकोनॉमिक थॉट ऑफ हिस्ट्री, इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। चयन करने के बाद आपको पहला पेपर समष्टि का परिचय और दूसरा, इन दोनों में से एक कोई भी, दोनों पेपरों को पढ़ना होगा। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो जो विकल्प, सेकंड विकल्प है सांख्यिकी के मूल तत्व, इसके बारे में अपन यहां अध्ययन करेंगे। देखिए छात्रों, सांख्यिकी संख्या का बोध करवाता है और अर्थशास्त्र विषय की प्रकृति कुछ इसी प्रकार की है जिसमें संख्यात्मक पहलुओं को पढ़ा जाता है। तो वहां जिन छात्रों का संख्यात्मक पहलुओं में रुचि होती है वे छात्र सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि वर्तमान की आर्थिक समस्या इस प्रकार की है जहां गणनाओं और संख्याओं का अधिक महत्व बढ़ गया है। इसलिए छात्र को इस प्रकार का ज्ञान अपने जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है। तो सांख्यिकी के मूल तत्व में हमारा जो आज का विषय है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी समंक का उस समंक माला के केंद्र में आने की प्रवृत्ति। किसी भी समंक का उस समंक माला में केंद्र में आने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। इस केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यों का जो अध्ययन हम करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यों का अध्ययन तीन प्रकार से करते हैं, जिसमें आपका पहला सिचुएशन रिलेटेड मीन होता है, स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य, सिचुएशन रिलेटेड मीन। दूसरा आपका होता है
गणितीय माध्य और तीसरा आपका होता है व्यावसायिक माध्य। व्यावसायिक माध्य, कॉमर्शियल मीन। पहला आपका हो गया सिचुएशन रिलेटेड मीन, मैथमेटिकल मीन, कॉमर्शियल मीन। सिचुएशन रिलेटेड मीन में दो प्रकार के माध्यों को पढ़ा जाता है, जिसमें आपका माध्यिका, जिसको हम स्टैटिक्स में एम से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा पढ़ा जाता है बहुलक, जिसको हम स्टैटिक्स में जेड से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका मीडियन होता है जिसे एम से इंडिकेट करते हैं, बहुलक मोड होता है जिसे हम जेड से इंडिकेट करते हैं। तो कई बार कंपटीशन लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्थिति संबंधी माध्य है। तो छात्रों आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिचुएशन रिलेटेड जो मीन है वो दो होते हैं, मीडियन और बहुलक, माध्यिका और बहुलक। इसी प्रकार गणितीय माध्ययों को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन आपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिसे एक्स मार्क से इंडिकेट करते हैं, समांतर माध्य। दूसरा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन होता है ये जीएम। और तीसरा हमारा होता है हरात्मक माध्य, इसे हम हार्मोनिक मीन भी कहते हैं, इसे एक्स एम से हम इंडिकेट करते हैं। तीन प्रकार के गणितीय माध्य हो गए, समांतर माध्य एक्स बार से इंडिकेट हो रहा है, गुणोत्तर माध्य जीएम से इंडिकेट होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन होता है। तो तीन प्रकार के गणितीय माध्य होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, दो प्रकार के स्थिति संबंधी माध्य होते हैं, और व्यावसायिक माध्य में आपका मूविंग मीन, जिसको चल माध्यम कहते हैं। ये विशेषतया कॉमर्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनके अध्ययन में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। कला क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं जो स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, वो मुख्यतया दो प्रकार के माध्यमों पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक आपका स्थिति संबंधी माध्य हो गया, दूसरा आपका गणितीय माध्य हो गया। तो देखिए छात्रों, सेंट्रल टेंडेंसी में केंद्रीय प्रवृत्ति की जब हमने बात की, कोई भी समंक माला होगी, उस समंक माला में समंकों का केंद्र में आने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति, किसी समंक माला के केंद्र में आने की प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति। और इस प्रवृत्ति को जानने के लिए हम दो प्रकार के माध्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका नंबर एक होगा स्थिति संबंधी माध्य, दूसरा होगा आपका गणितीय माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में मीडियन, मोड, माध्यिका, बहुलक, और गणितीय माध्य में आप समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। यहां सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका प्रयोग सेंट्रल टेंडेंसी में होगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी की चर्चा कर लेते हैं, सीरीज। नंबर एक, श्रेणी, सीरीज। देखिए स्टैटिक्स में तीन प्रकार की सीरीज पढ़ी जाती है। सबसे पहले आपको सीरीज को सीखना होगा। तो पहली जो सीरीज है इसमें ये होती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। नंबर दो, दूसरा जो सीरीज है उसको बोला गया है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा जो है उसको बोला जाता है अखंडित या सतत श्रेणी,
कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीन प्रकार की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत। सतत को अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। अब यहां आपको ये समझना होगा कि व्यक्तिगत सीरीज में समंग की स्थिति किस प्रकार की होती है, खंडित श्रेणी में या डिस्क्रीट सीरीज में समंग की प्रकृति कैसी होती है और कॉन्टिन्यूअस में कैसी होती है। तो तीनों को अपन अलग अलग एग्जांपल लेकर यहां समझेंगे। यदि समंग माला में समंग व्यक्तिगत तौर पर प्रदर्शित किया गया है या उसका व्यक्तिगत मान प्रदर्शित किया गया है तो वो श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। कोई भी समंग अपना व्यक्तिगत बोध समंग माला में करवा रहा है तो उस प्रकार का समंग व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा या उस प्रकार की श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। यदि हम किसी विशेष प्रकार के सीक्वेंस में, चाहे वो आरोही हो सकता है, अवरोही हो सकता है, एक निश्चित ऑर्डर के साथ सेंडिंग डिसेंडिंग व्यवस्था के रूप में हम उसको समंग माला को व्यवस्थित करते हैं और व्यक्तिगत समंग को उसकी आवृत्ति के साथ जोड़ते हैं तो वो श्रेणी आपकी बन जाती है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट श्रेणी। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा, समान फ्रीक्वेंसी के समंगों को एक ही वर्ग में दिया जाएगा, खंडित श्रेणी। और सतत श्रेणी में विशेष क्लास ग्रुप में सीरीज को बनाया जाएगा। उस क्लास ग्रुप में दो लिमिट निर्धारित की जाएंगी, उस लिमिट में समंग माला के समंग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई श्रेणी इस प्रकार से है 2 3 4 2 3 5 6 7 2 2, यहां जो समंग दिए गए हैं ये समंग इस समंग माला में अपना व्यक्तिगत बोध करवा रहे हैं। प्रत्येक समंग की अपनी एक स्थिति है, कोई निश्चित ऑर्डर भी नहीं है, प्रत्येक समंग अपने स्टेटस को बता रहा है। इसलिए इस प्रकार की श्रेणी जो बिखरे हुए समंग की श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इन्हीं समंगों को यदि हम इस प्रकार से इंडिकेट कर लें, इस प्रकार से व्यवस्थित कर लें, पद, समंग और उनकी आवृत्ति। यहां x समंग को बता रहा है और जो f है ये उस समंग की आवृत्ति को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी सीरीज को हम ऑर्डर में लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब यहां इस समंग माला में 2 की आवृत्ति या 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3 की आवृत्ति हमें देखनी पड़ेगी, 3 कितनी बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इस प्रकार से इन पदों को एक निश्चित पदमाला में यदि हम व्यवस्थित कर लेंगे पदों के साथ आवृत्ति को लेते हुए तो इस प्रकार की श्रेणी बन जाती है खंडित श्रेणी। इसमें प्रत्येक पद का एक निश्चित आवृत्ति मान होगा। 2 पदमाला में 3 बार आ रहा है, 3 पदमाला में 4 बार आ रहा है, 4 पदमाला में 5 बार आ रहा है, 5 पदमाला में 3 बार आ रहा है, 6 पदमाला में 2 बार आ रहा है, 7 पदमाला में 2 बार आ रहा है और 8 पदमाला में 1 बार आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम समंगों को व्यवस्थित कर लेते हैं तो वो श्रेणी हो जाती है खंडित श्रेणी। तीसरा जो श्रेणी है वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी। इसको अखंडित श्रेणी भी कहते हैं, अखंडित। इसमें क्लास ग्रुप बनता है। यदि हम समंगों को निश्चित ग्रुप में बनाकर आवृत्ति निर्धारित करते हैं तो उस प्रकार की श्रेणी सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी या कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाती है। जैसे मैं यहां पर क्लास ग्रुप बनाऊं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50।
तो यहां पदों को एक ग्रुप में लिया गया है, दो लिमिट निर्धारित की गई है। ये जो लिमिट होती है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, पदमाला में निम्न सीमा बोलते हैं इसको, और ये जो सीमा होती है इसको पदमाला में उच्च सीमा, अपर लिमिट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का जो अंतर होता है इस पदमाला में, इन दोनों का जो अंतर होता है इसको बोला जाता है इंटरवल, वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल। इसको वर्ग विस्तार भी कह सकते हैं, वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल। और साथ में फ्रीक्वेंसी निर्धारित हो जाती है इसमें 2, 4, 6, 3, 1। इस प्रकार से कोई पदमाला बनती है, श्रेणी बनती है, तो उस श्रेणी को कहा गया है सतत श्रेणी। तो देखिए छात्रों, 3 प्रकार की श्रेणी का अध्ययन हम स्टैंडर्ड टेंडेंसी में पढ़ेंगे, चाहे अरिथमेटिक मीन की बात कर लें, चाहे मीडियन की बात कर लें, चाहे मोड की बात कर लें, तीनों में श्रेणी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि समंग बिखरे हुए मिलते हैं, फैले हुए मिलते हैं, अव्यवस्थित क्रम में मिलते हैं, व्यक्तिगत बोध कराते हैं, तो ऐसी समंग माला को व्यक्तिगत श्रेणी कहा गया। यदि उन्हीं समंगों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए आवृत्ति के साथ, तो वो श्रेणी आपकी खंडित श्रेणी बन जाती है। और उन्हें एक निश्चित वर्ग विस्तार के साथ एक ग्रुप बनाकर यदि व्यवस्थित किया जा रहा है, तो फिर वो श्रेणी आपकी सतत श्रेणी कहलाती है। जब आंकड़ों का आकार बहुत बड़ा होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, तब इस प्रकार की श्रेणियों का उपयोग करते हैं। जब आंकड़ों का साइज बहुत छोटा होता है, तो हम इस प्रकार की श्रेणियों का उपयोग करते हैं। तो यहां हमें 3 प्रकार की श्रेणियों के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद देखिए, एक प्रकार की समंग मालाएं और होती हैं, उसमें आप बात करते हैं अपवर्जी और अपवर्जी, और दूसरा होता है समावेशी। इनमें भी आपको अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टैटिक्स को पढ़ेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं भी आपके सामने आएंगी। तो अपवर्जी और समावेशी में भी आपको अंतर करना होगा, इनके बारे में जानना होगा। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। देखिए, कोई भी पदमाला यदि समावेशी में है तो उसका जो इंटरवल होता है वो इस प्रकार से बनता है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। क्लास ग्रुप में बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसकी विशेष बात क्या है? इसकी विशेष बात यह है कि समावेशी श्रेणी में कोई भी समंग जो होता है वो अंतिम समंग के बराबर होगा। इसमें जो समंग शामिल किया जाएगा वो अंतिम समंग के बराबर शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब 0 से 9, तो यहां 9 जो समंग है ये पहले ग्रुप में ही शामिल है। इसी प्रकार यहां 10 से 19 समावेशी, मतलब इस ग्रुप का समावेशन कर लिया गया है, इंक्लूसिव। इसी प्रकार यदि ये श्रेणी अपवर्जी में होगी तो इसको हम लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। समावेशी श्रेणी में प्रथम पद की अंतिम सीमा और दूसरे पद की निम्न सीमा बराबर नहीं होती, समान नहीं होती। जबकि अपवर्जी में प्रथम वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। ठीक है, तो यहां ये इसकी उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर होती है, इधर इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा बराबर नहीं होती है। तो किसी भी स्टैटिक्स का नियम होता है कि यदि आपको कोई भी माध्यम को जनरेट करना है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को जानना है, आगे जाकर उसकी डिस्पर्सन को जानना है, तो हमें कैलकुलेशन करने से पहले श्रेणी को देखना होगा कि श्रेणी समावेशी फॉर्म में है या अपवर्जी फॉर्म में है। तो वहां आपको समावेशी श्रेणी को अपवर्जी
होगा, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपके कैलकुलेशन में त्रुटि आएगी। तो उस त्रुटि से बचने के लिए आपको समावेशी फॉर्म को किसमें बदलना होगा? अपवर्जी में बदलना होगा। अब यहां छात्रों समावेशी से अपवर्जी में कैसे बदला जाता है, ये एक विशेष बात है, इसको हमें यहां सीखना होगा। तो देखिए, समावेशी से अपवर्जी में बदलने के 3 नियम होते हैं। समावेशी से अपवर्जी में बदलने के 3 नियम होते हैं। इनमें से आप पहला नियम देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका वर्ग, पहला वर्ग की अंतिम सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा को देखना है कि वो बराबर है या नहीं है। पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि बराबर है तो वो अपवर्जी ही होगी, यदि बराबर नहीं है तो फिर वो समावेशी होगी। तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर है या नहीं है। उसको निर्धारित करने के बाद इनके अंतर को निर्धारित करना पड़ेगा। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने जो एग्जांपल लिया है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है। इधर 0 से 9 उच्च सीमा 9 है और इसकी प्रथम जो निम्न सीमा है वो 10 है। दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 1। तो दोनों के अंतर को निर्धारित करना होगा। दोनों वर्गों के अंतर को निर्धारित करना होगा। अंतर को निर्धारित करना होगा, सबसे पहले आपको निर्धारित करना होगा। दूसरी बात कि जो अंतर निर्धारित हो रहा है उस अंतर को आधा करना है। जितना भी अंतर आ रहा है, जैसे यहां दोनों में 1 का अंतर आ रहा है, तो उसको आधा करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, उसके अंदर डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो उसका जो डिवाइड आएगा, भाग देने के बाद जो अंश आएगा, उसको हम तीसरे नियम के तहत प्रथम वर्ग की उच्च सीमा में तो प्लस करेंगे और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में माइनस करेंगे। कहने का मतलब जैसे यहां दोनों का अंतर 1 है, अंतर को हमने आधा किया, 1/2 हो गया, 0.5 हो गया। 0.5 इधर प्लस करेंगे उच्च सीमा में और निम्न सीमा में उसको माइनस करेंगे। तो उसके बाद जैसे समावेशी श्रेणी, इसको यदि हम बनाएंगे तो ये श्रेणी बन जाएगी आपकी 0 से 9.5। 9.5 में 0.5 प्लस कर दिया, फिर 10 में से 0.5 माइनस कर लेंगे तो यहां बच जाएगा 9.5 से 19.5। इसी प्रकार 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5 और 39.5 से 49.5। ये आप समावेशी से अपवर्जी चेंज हुआ। तो कहने का मतलब आप जब केंद्रीय प्रवृत्ति में इस प्रकार की कैलकुलेशन करोगे तो वहां ये विशेष ध्यान रखना है कि समावेशी श्रेणी को किसमें बदलना होगा? अपवर्जी में बदलना होगा। और समावेशी से अपवर्जी कैसे बदला जाता है, उसके 3 नियम है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको दोनों का अंतर करना है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में कितना अंतर है, उस अंतर को आधा करना है और आधा करने के बाद पहले वर्ग की सीमा में उसको प्लस करना है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में उसको घटाना, माइनस करना है। ऐसे करके हम इसको बदल सकते हैं। तो समावेशी से अपवर्जी में आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद हम सीधे केंद्रीय प्रवृत्ति पर आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे पहले मैंने आपको स्थिति संबंधी माध्य बताया और स्थिति संबंधी माध्य में 2 प्रकार के माध्य होते हैं, एक आपका मीडियन होता है, दूसरा आपका पोलर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माध्यिका, मीडियन। मैंने आपको छात्रों बताया कि मीडियन जो है इसको माध्यिका को एम से इंडिकेट करते हैं और माध्यिका का मतलब होता है किसी भी समंकमाला के मध्य का मान। माध्यिका हमेशा 50% समंकों को लेकर चलती है, 50%। जैसे ये हमने लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन के मध्य बीचों बीच 50% जो भाग होगा वो मीडियन होगा। तो किसी भी समंकमाला के बराबर 2 भाग किए जाए और 2 भाग करने पर जो मान आएगा वो ही माध्यिका होगा, समंकमाला। तो यहां माध्यिका निकालने के लिए आपको बराबर 2 भागों में इसको समंकमाला को बांटना है। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं 2,
4 3 2 4 2 5 4 3 6 7। सबसे पहले हम यहां निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार की श्रेणी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार के समंग यदि आपको मिलते हैं तो आप निर्धारित करेंगे कि ये श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन निर्धारित करने के लिए सबसे पहले कोई भी समंगमाला आपको दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का समंगमाला दिया है, उसको निश्चित क्रम में जमाना जरूरी होता है, उसको ऑर्डर में करना जरूरी होता है। ऑर्डर में 2 प्रकार का ऑर्डर होता है, एक सेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही क्रम में हम 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं, यह आरोही क्रम होता है, जिसको सेंडिंग ऑर्डर कहा गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वापस आते हैं, जैसे 10 से 9 8 7 इस प्रकार से नीचे की ओर आता है, इसको अवरोही क्रम कहते हैं। तो समंगमाला को यदि आप या तो आप आरोही क्रम में जमा लें या अवरोही क्रम में जमा लें। जैसे ये समंग हमारे सामने दिया है, हमें इनको जमाना है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटा पद लेंगे यहां पर 2, फिर 2 और फिर 2, 3 बार यहां 2 दिया हुआ है, उसके बाद 3 और 3, उसके बाद 4 4 और 4 इस प्रकार से ले लेंगे, और उसके बाद 5 6 और 7। देखिए कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें यहां भी काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने सभी समंगों को एक निश्चित क्रम में जमा लिया। ये आपका एक निश्चित क्रम में पदमाला बन गया। अब व्यक्तिगत श्रेणी में यदि आपको माध्यिका निकालना है तो उसके लिए आप माध्यिका को एम से इंडिकेट कर रहे हैं, इसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 व पद आइटम। m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 व पद, ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो देखिए यहां पर n का मान है पदों की संख्या, कितने पद है, तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n का मान यहां पर साइज ऑफ 11 प्लस 1 बटे 2 व पद, तो यहां m बराबर हो जाएगा 12 बटे 2 व पद। तो समंगमाला में आपको छठा पद देखना है, छठा पद जो होगा समंगमाला में वो मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6, समंगमाला में छठा पद आ रहा है 4, तो मीडियन क्या हुआ 4, 4 यहां पर मीडियन होगा। देखिए यहां एक दूसरी तरह की अव्यवस्था हो सकती है, सीरीज की हम बात करेंगे, यहां पर श्रृंखला की जब हम बात करेंगे तो ये ऑड नंबर और इवन नंबर सीरीज पर अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो यहां ये हम ऑड नंबर सीरीज है, इसमें 11 इसका वैल्यू है, पदों की संख्या 11 है, इसलिए ऑड नंबर सीरीज है। यदि इसमें एक पद या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, जैसे इसमें हम एक पद और बढ़ा देते हैं 7, अब ये इवन नंबर सीरीज हो गया। इवन नंबर सीरीज में यदि हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें थोड़ा फ्रैक्शन आएगा, m बराबर ये एक नंबर बढ़ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 बटे 2 व पद। अब देखिए छात्रों यहां 6.5 व पद यह है। अब ये पूर्णांक संख्या में दिया है, अब इसको यदि हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 छठा पद और ये 7 पद, जबकि हमको लेना है 6.5 पद। यहां तो संयोग से ऐसा हो रहा है कि छठा और 7 पद दोनों पद ही 4 निकल कर आ रहा है, इसलिए हम मीडियन इन दोनों में से ही होगा।
लेकिन किसी श्रृंखला में या किसी पदमाला में अलग अलग तरीके से यहाँ हो सकता है। हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दोनों पदों को प्लस करके 2 का भाग देना है। मीडियन बराबर छठा पद प्लस 7वां पद बटे 2। अब इसमें हमें देखना होगा छठा पद आपका 4 है और 7वां पद भी 4 है, तो 4 प्लस 4.2 बराबर 4। तो यहां भी मीडियन क्या होगा, 4। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑड नंबर सीरीज में आप सीधे तौर पर कर सकते हैं, लेकिन इवन नंबर सीरीज में इस प्रकार का जो 1.5 का डिफ्रैक्शन आएगा उसको ठीक करने के लिए आपको यहां दोनों पदों को जोड़कर, तो उसके समकक्ष जो पद आएंगे उन दोनों पदों को जोड़कर 2 का भाग देना होगा। उससे जो मान निकल कर आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका जो है ये सामान्यतः इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको केवल दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पदमाला को व्यवस्थित क्रम में जमाना है। आप आरोही क्रम में भी जमा सकते हैं और अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। इसके बाद आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, m बराबर साइन ऑफ n प्लस 1 वापस, और इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। ये तो गया आपका व्यक्तिगत श्रेणी के तहत माध्यिका जनरेट करना, निकालना। इसके बाद यदि समंकमाला में समंक हमें खंडित श्रेणी में दिए हुए हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए, खंडित श्रेणी में आपको पद और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इनकी आवृत्ति दी हुई है 3, 4, 7, 5, 3, 1। और आपसे कहा जाए कि आप माध्यिका निकालिए, तो सबसे पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी समंकमाला किस में दी गई। देखिए, यहां हमें CF करना होगा, क्योंकि इस प्रकार की श्रृंखलाएं मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि निश्चित ऑर्डर में होती है, इसलिए आपको आगे और देखने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर यहां ऑर्डर में ही होती है। सबसे पहले स्टेप जो आपको क्या करनी है वो CF करनी है। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता